तो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से कि रिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट किसी सोर्स से आती है, मान लिया सन से आ रही है, आई ट्रांसपेरेंट पानी से, बिल्कुल साफ पानी है, दिखाई दे, नीचे तक दिखाई दे रहा है, स्विमिंग पूल मान लिया साफ है, दोपहर का टाइम है, लाइट आ रही है, स्विमिंग पूल नीचे तक दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो अंदर जा रही है लाइट, वहां से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी होकर आ रही है, हम यहाँ पर अंदर देख पा रहे हैं, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि लाइट रे आई सन से, एक मीडियम से आई, कहाँ से? एयर से आई, किस में चलेगी? दूसरे मीडियम में, पानी में चलेगी। तो अगर वो सीधी आ रही थी ना, जैसे ही पानी के सरफेस से टकराएगी तो सीधी नहीं जाएगी, उसको अपना रास्ता बदल लेगी, राइट। और एक और बेस्ट एग्जांपल लेता हूं कि मान लिया ग्लास स्लैब है मेरे पास, ये रेक्टेंगुलर पीस जो है बेसिकली एक ग्लास स्लैब मान के चलो, एक शीशे का टुकड़ा मान के चलो जो रेक्टेंगुलर शेप में, ट्रांसपेरेंट है, ये आर पर दिखाई देता है, राइट। अब मान के चलिए कि ये किसी सोर्स से एक लाइट आई और आकर यहां टकराई, ये जो सीधी लाइन मैंने ली है ना हैचिंग फॉर्म के अंदर, दैट कैन बी रिगार्डेड एज ए नॉर्मल रे। रे किसे कहते हैं ये तो मालूम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया था आपको। ए रे ऑफ लाइट इज ए स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स। ए रे ऑफ लाइट इज ए स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स। सो दिस वन कैन बी रिगार्डेड एज ए नॉर्मल रे। इसको मैं क्या कह सकता हूं? नॉर्मल रे। ये ग्लास स्लैब है, ये एयर है, दो अलग अलग मीडियम है, एक मीडियम एयर है जहां से लाइट रे आई, और दूसरा मीडियम ग्लास स्लैब है जिसके अंदर वो इस पॉइंट के थ्रू, मान लिया ये पॉइंट ऑफ, ये पी क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ए पॉइंट एट विच द लाइट रे स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब। अब होना क्या चाहिए था? यहां टकराई, और टकराने के बाद ये सीधी जानी चाहिए थी, नहीं, इट शुड गो स्ट्रेट, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधी नहीं है, राइट। इट चेंजेस इट्स पाथ। चेंज इन द पाथ को मैं जरा कोशिश कर रहा हूं ब्लैक से लूं, राइट। इट चेंजेस इट्स पाथ और जाके यहां टकरा गया। जहां ये दोबारा टकराई उस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया क्यू, राइट। तो इस पॉइंट क्यू के ऊपर भी एक नॉर्मल रे में क्रिएट करूंगा, ये है। क्योंकि जहां लाइट रे टकराएगी तो क्वाइट ऑब्वियस है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास मिरर शुड बी नोन एज इंसिडेंट रे। इसे मुझे क्या कहना चाहिए? इंसिडेंट रे नहीं, दिस पॉइंट पी शुड बी रिगार्डेड एज point of incidence. Q is another point available over here. This is the normal ray. ये भी अपने आप में एक नॉर्मल रे ही है। ये जो ब्लैक रे है यहां टकराने के बाद ब्लैक कलर में आ गई, ऐसा नहीं है कलर चेंज हो जाता है, तो आपको समझाने के लिए टकराई, टकराने के बाद ये दोबारा बाहर आई और ऐसे गई,
राइट। एक बात नोट करने की है, इंसिडेंट रे आई, टकराने के बाद जब वो अंदर गई तो आप देखो सीधा जाना चाहिए था ना, इसे सीधी नहीं गई, डेविएट हो गई, एंड इट गेट्स डेविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल एट पी, इट गेट्स डेविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल एट पी, नहीं, राइट। लेकिन वंस इट स्ट्राइक्स एट द अनदर फेस, राइट, और द अपोजिट एक्सट्रीमिटी ऑफ द ग्लास स्लैब, टकराने के बाद फिर जब वो बाहर गई तो यहां उसने एक और एंगल बनाया, लेकिन ये एंगल इस एंगल से बड़ा बनाया, राइट और नॉट। इस एंगल को मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर स्टैंड्स फॉर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी कुछ मत प्लीज, अभी पूरा फोकस है। ई स्टैंड्स फॉर, लॉ है इसमें, डेफिनेटली लॉ है, आगे देखेंगे। ई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ एमरजेंस बेटा जी। एमर्ज मतलब एमर्ज हो गई, जो लाइट बाहर फाइनली निकल गई। एमरजेंस का मतलब यही हुआ ना, जो निकल जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ एमरजेंस। तो ये क्या है, एमरजेंट रे, दिस इज नोन एज व्हाट, एंड दिस एंगल ई स्टैंड्स फॉर द एमरजेंट एंगल, राइट, और एंगल ऑफ एमरजेंस, राइट। तो यहां पर मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की है कि एक इंसिडेंट रे है किसी सोर्स से, चाहे वो ट्यूबलाइट है, चाहे बल्ब है, चाहे सन है, आई और आके यहां टकराई, that ray is known as incident ray. A ray of light which strikes the glass slab at the point of incidence is known as incident ray, right? The ray which once enter into the glass slab, right, and obviously left the original path regarding to be the refracted ray. इसे मैं क्या कहूंगा, refracted ray. A ray, the moment it enters into the glass slab, changes its path. The ray which changes its path once entering into another medium is known as refracted ray. And finally it comes out of the medium itself again into air. Again into air. Should be known as emergent ray. Right? बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक है ये, भूल जाओगे पेपर वेपर देना, सिर्फ समझो कोई नई चीज सीख रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा, राइट। तो मैंने इस डायग्राम के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर कर दी। साइलेंट फीचर रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैंने क्या बताया था, द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम शुड बी नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिफ्रैक्शन रिक्वायर्स द एक्जिस्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ, एटलीस्ट ए पेयर ऑफ मीडिया। अगर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना समझना है, देखना है, तो कम से कम दो मीडियम होने चाहिए, राइट। एक हवा, ग्लास, हवा या पानी। फिश एक्वेरियम देखा ना, फिश एक्वेरियम बाहर भी रखा हुआ है, राइट। ऊपर से लाइट आई ट्यूबलाइट की, पानी से टकराई ऊपर से, राइट, अंदर पानी के गई, फिर नीचे जाकर उसी पे के बेस पर, जो कंटेनर है ग्लास कंटेनर, उसके बेस पर यानी कि ग्लास पर टकराई और फिर बाहर निकल गई, तो यहां रिफ्रैक्शन हुआ। एयर से आई, पानी में गई, फिर पानी से ग्लास से, अब ग्लास से बाहर आ गई दोबारा एयर, तो रास्ता बदलता चला गया उसका। वो जो बदलाव है रास्ते में, वो जो फिनोमिना है, वो बदलाव के कारण एक नए फिनोमिना का क्रिएशन हुआ, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे हम आपने एक कंटेनर का एग्जांपल लिया, ट्यूबलाइट से लाइट अंदर गई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद जो वो कंटेनर के बेस पे जाएगी, तो अब कंटेनर के बेस में तो अभी भी तो वाटर है, तो उसको रिफ्रैक्शन करने की जगह कहाँ मिलेगी, मतलब वो नीचे कैसे बेंड होगी, वो वापस वो नीचे भी तो ग्लास स्लैब है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। नहीं पर नहीं जैसे, तो सर जैसे हमने भाई लाइट रे को कोई ग्लास स्लैब रोक थोड़ी ना सकती है, ऊपर पानी, ये देखो ना, ये मान के चलो ये अपने आप में फिश एक्वेरियम ही है, और ऊपर की जो ये सरफेस है ये वाटर सरफेस है, तो ये रे आई पानी के अंदर एंटर कर गई है,
अब ये पानी में जब एंटर किया, लेकिन है तो ये ग्लास स्लैब, पानी से एंटर करते करते नीचे जाके दोबारा किससे टकराई? इट एक्चुअली स्ट्राइक्स द बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। जो बॉटम है वो तो ट्रांसपेरेंट है ना, तो यानी कि अब वाटर से ग्लास को टकराई, तो फिर दूसरे मीडियम में गई या नहीं गई? पहले एयर से वाटर में आई, फिर वाटर से ग्लास से टकराई, और फिर ग्लास से टकराने के बाद दोबारा एयर में आ गई। नहीं, बट अगर सर हमने अगर उस कंटेनर को कहीं रखा है, जैसे हमने एक वुडन टेबल में रखा, तो फिर इसके यहाँ से वॉइस आ रही है, प्लीज वो अपना वो बंद कर दीजिएगा। सर 1 मिनट। हाँ सर जैसे लाइक वुडन टेबल पे रखा, मैंने वुडन टेबल पे रख दिया, तो फिर उसके बाद वुडन टेबल आ गई, एयर तो हल्की सी आई, तो फिर वो फिर दोबारा वुडन टेबल पे नहीं रख, वुडन टेबल पे रखोगे तो थोड़ी ना होगा भाई। मैंने एक ऐसा स्लैब बेस जो दिया है ना, वो ट्रांसपेरेंट बेस ऑफ ग्लास का दिया है बेटा। हमने उसको जो एक्सट्रीम 4 कॉर्नर है उसको सपोर्ट दे दी बस, ये तो पूरा का पूरा ग्लास है। सर इसके नीचे अभी फिर एयर ही है, अब इसके नीचे कुछ नहीं रखा हमने। हाँ बिल्कुल एयर है। ओके सर, इस तरीके से लगी चलो ना। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया से सारी लाइट रेज मतलब पास करके रिफ्रैक्शन ही होती है, या उसमें रिफ्लेक्शन भी तो होगी ना, फिर तभी तो हमें दिखेगा। बिल्कुल, दोनों फिनोमिना साथ होते हैं, बहुत कुछ पता लगेगा। प्लीज सुनिए मुझे, आज अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो बहुत कुछ पता लगेगा आपको। जस्ट आप ये समझिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ फिनोमिना से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, इंसिडेंट रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, राइट। And I also clear you about the emergent ray. What do you mean by the angle of incidence? Angle of incidence is the angle made by the incident ray with respect to the normal. Angle of refraction is the angle made by the refracted ray with the normal at the point of incidence. And angle of emergence is the angle made by the emergent ray with a normal at the point of incidence Q. So these are the important terms. So पहला important question क्या बन गया कि define the following terms: incident ray, refracted ray, point of incidence, emergent ray, right? That's it. Angle of incidence, angle of emergence. लिख लोगे अपने आप, मैं लिखवाऊंगा नहीं, बिकॉज ये नोट्स अपने आप करो। ये डायग्राम हमको एक बेस्ट इलस्ट्रेशन है टू अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। यहां पर सिंबॉलिकली मैं ए लिख रहा हूं और यहां जी लिख रहा हूं, सीधी सी बात है, ए मतलब एयर, जी मतलब ग्लास, राइट। जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो इस तरीके से व्यवहार होता है। अब बात ये उठती है कि ये क्यों होता है, रास्ता क्यों बदल लिया भाई इसने, सीधी जानी चाहिए थी ना ग्लास स्लैब से भी। व्हाई इट चेंजेस इट्स पाथ? द बेसिक रीजन बिहाइंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट, चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब ये इंसिडेंट रे हवा में थी तो इसकी स्पीड थी 3 × 10⁸, राइट। एयर के अंदर 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, रे की स्पीड थी। जैसे ही वो ग्लास स्लैब पी से टकराई, जाकर पी पर टकराई, तो अब इसकी स्पीड ये नहीं रही, कम हो गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई, राइट। तो स्पीड कम हो गई। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है 9th क्लास में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। मैं इसका थोड़ा टेक्निकल रीजन दे रहा हूं जो आपसे सिलेबस से नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्पीड कम क्यों हो गई, वो बता रहा हूं, राइट। द मोमेंट, सी व्हेन द रे इज अप्रोचिंग थ्रू द एयर, तो एयर पार्टिकल्स आर फार ऑफ फ्रॉम वन अनदर। डेंस एयर नहीं है हमारी, समय को डेंस एयर थोड़ा ना है कमरे के अंदर, लेकिन जस्ट सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लास स्लैब, इजंट इट, all the constituent particles of the glass slab in terms of atom, ion and molecules are closely packed. Glass slab एक crystalline structure है, उसके सभी एटम्स अपनी अपनी पोजीशन पर ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, दैट्स व्हाई इट कंस्टिट्यूट सॉलिड। तो लाइट रे जब आएगी तो उसको कोलाइड करेगी। लाइट रे के अंदर दो तरीके की नेचर होती है, एक होती है वेव नेचर और एक होती है पार्टिकल नेचर। ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ोगे आप, कि लाइट के अंदर दो तरीके का व्यवहार होता है, वो वेव की तरह भी एक्ट करती है, राइट। वेव मोशन पढ़ा है ना इस क्लास के अंदर, आपने किया, साउंड चैप्टर किया,
साउंड चैप्टर ही नहीं किया। जब मैं 9th में कराऊंगा ना तो जरूर कर लेना, नहीं तो तुम्हें बड़े एक्सट्रीम लेवल पर दिक्कत आएगी फ्यूचर में, राइट। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि जब ये लाइट रे आती है तो हवा से आती है, हवा के पार्टिकल्स तो एक दूसरे से दूर होते हैं, आसानी से चल सकती है, राइट। भाई जहां ट्रैफिक कम होगा वहां तो तेज होगी ना गाड़ी की स्पीड, लेकिन जैसे ही वो ग्लास स्लैब के अंदर आई तो सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, डेंस है एरिया, तो लाइट रे को अंदर पेनिट्रेट, वेव पार्टिकल नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, फोटॉन्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स यानी कि पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स अपना रास्ता लेते समय टकराएंगे, किससे टकराएंगे? विद द पार्टिकल्स ऑफ द ग्लास स्लैब टकराएंगे, पेनिट्रेट करने में दे लॉस सर्टेन पार्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी and which eventually results into the decrease in their velocity। अब किसी की वेलोसिटी कम होगी, एनर्जी कम होगी, तो क्या होगा? वो तेजी से जा रहा था, अंदर टकराकर अंदर जैसे गया, अब वो बहुत सारी एनर्जी उसकी नुकसान हो गई कोलिजन के कारण, और एनर्जी कम हुई तो ढल गया, थोड़ा गिर गया, एंड हेंस द रिफ्रैक्टेड रे अप्रोचेस टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ गई या नहीं गई? नॉर्मल की तरफ गई, और दोबारा जब वे पीक क्यूब से टकराई और दोबारा हवा में जब आई तो अब क्या हुआ? अब उसका रास्ता खुला मिल गया चलने के लिए, उसने अपनी स्पीड को रीगेन कर लिया। यहां स्पीड है उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अंदर है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो रास्ते में भी चेंज आ गया, और रे रास्ते में जो चेंज आया, चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट रे इज कॉन्स्टिट्यूट्स रिफ्रैक्शन, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन का जो कॉज है मेनली सिंपली इज द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, is basically related to the change in the velocity of the light ray when it travels from one medium to another medium। ग्लास स्लैब में उसकी स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हवा में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ज्यादा है ना हवा में। क्या उसे टकराई, बाहर आ गई दोबारा, राइट। दोबारा जब बाहर आई तो देखो एक इंपॉर्टेंट, आप जरा डायग्राम को ध्यान से देखो, जब ग्लास में एंटर किया तो रिफ्रैक्टेड रे अप्रोचेस टुवर्ड्स द नॉर्मल, but when it comes out of the glass slab, this refracted ray, emergent ray, is also another refracted ray, isn't it? Moves away from the normal, normal से दूर हो गई। यहां towards the normal है, यहां away from the normal है। कहने का मतलब है कि जो मीडियम है, ये जो मैं मीडियम वर्ड कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, एयर को हम एक मीडियम मानते हैं, ग्लास स्लैब को भी हम एक मीडियम मानते हैं, राइट। मीडियम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन सा होता है? जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर रिगार्डेड टू बी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एंड द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस रिगार्डेड टू बी द डेंसर मीडियम। क्लियर हो गया या नहीं? तो जहां स्पीड ज्यादा है तो एयर क्या होगा? एयर इज रिगार्डेड टू बी व्हाट? ऑप्टिकली रेयर या डेंसर? रेयर। ऑप्टिकली रेयर मीडियम। रेयर का मतलब क्या है? जहां स्पीड तेज है, रेयर, राइट। एंड ऑप्टिकली डेंसर, डेंसर वर्ड से मतलब सारे पार्टिकल क्लोज है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज द वन विच द स्पीड ऑफ द लाइट इज लेस। तो साफ समझ में आ गया होगा आपको कि change the path of the light ray is basically due to the change in the speed of the light itself when it travels from one medium to another medium. Got it? And what do you mean by optically rarer and optically denser? समझ में आ गया? Optically rarer medium is the one, यानी कि रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के लिए एक ही तरीके का मीडियम नहीं होगा। एक तरीके के मीडियम में रिफ्लेक्शन हो सकता है, अलग अलग मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। तो यहां तक कोई डाउट तो प्लीज पूछिए मुझसे। सर रिफ्रैक्शन पार्टिकल टाइप ऑफ लाइट का फिनोमेना या वेव टाइप ऑफ लाइट का फिनोमेना? फोटॉन्स का है बेटा, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर लेके चलते हैं, राइट। तो बेटे ये हमारे दैट रेड रे should have been the original path of the light ray, should have been the original path of the light ray, and this is the final emergent ray, isn't it?
ये फाइनल एमर्जेंट में और इसमें यहाँ देखिए ये एक थिकनेस आ गई या नहीं आ गई। ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे सीधी, अगर मीडियम ग्लास ना होकर हवा होता तो लाइट तो सीधी जाती ना, ग्लास के कारण रास्ते में ये बदलाव आया। तो हम क्या देखते हैं कि देयर इज ए परपेंडिकुलर गैप राइट बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे should have been the original path and the final emergent ray represented as delta। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से, एस को ना टिल्ट कर दिया, दिस इज नोन एज डेल्टा एंड दिस डेल्टा इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। Lateral displacement this lateral displacement is the perpendicular distance, it is the perpendicular distance right between the original path of the light ray and the final emergent ray, and this delta lateral displacement is directly proportional to the thickness of the glass slab, thickness of the glass slab। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा राइट। तो ये समझ नहीं आया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा भी नहीं अभी समझ में, क्योंकि 12th क्लास का डेरिवेशन है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा था कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी बात है, ओरिजिनल पाथ जो होना चाहिए था और एमर्जेंट रे के दोनों के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ती जाएगी। ग्लास स्लैब की थिकनेस कम होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। ये सिर्फ मैंने ओलंपियाड या ये समझ लो आपको एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, इसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना इस समय नहीं है। थोड़ी सी